नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसे देखा जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोगों को ये पता चलता है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 8 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। पहला नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, अपने पसंद का और मनचाहा जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर स्वगृही होकर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर शादी करता है या फिर शादी करके विदेश जाता है और विदेश में जाके सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त करता है। चौथा नियम, सप्तमेश शुक्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और लग्नेश मंगल शुभ होकर अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तमेश और लग्नेश की युति केंद्र भाव में भी बहुत अच्छा फल देती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, सर्वसुख संपन्न जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सप्तमेश शुक्र पंचम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साथ तीन शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, सप्तमाधिपति शुक्र उच्च का हो रहा है। नंबर 2, पंचमाधिपति गुरु स्वगृही होकर बैठा है। नंबर 3, पंचम भाव के अंदर गुरु को कारक माना गया है, यानी 5वें भाव को गुरु का कारक भाव माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सप्तमाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शनि स्वगृही होकर शस्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। दूसरा, शुक्र चौथे भाव में दिग्बली हो रहा है। तीसरा, शुक्र और शनि आपस में एक दूसरे के परम मित्र है। तो फिर से मैं कहूंगा, सप्तमाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी और बहुत ही नसीबदार जीवन साथी मिलता है। विवाह के बाद मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। सातवां नियम, सप्तमेश शुक्र और भाग्येश चंद्र की शुभ युति चौथे भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्तमाधिपति शुक्र भी दिग्बली हो रहा है और भाग्याधिपति चंद्र भी दिग्बली हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार, सर्वसुख संपन्न जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। आठवां नियम, सुखेश शनि सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके बैठा हो
तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शुक्र स्वगृह होकर मालव योग बना रहा है। दूसरा, शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होता है। और तीसरा, सप्तम भाव का कारक ग्रह भी शुक्र माना गया है। तो फिर से मैं कहूंगा कि सुखेश शनि सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, सप्तमेश शुक्र और पंचमेश गुरु की शुभ युति नवम भाव में होती हो, यानी कि भाग्य भाव में होती हो, तो बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर गुरु उच्च का होकर बैठा है और सप्तमाधिपति शुक्र अगर नवम भाव में बैठा हो तो नसीबदार जीवन साथी मिलता है। तो फिर से कहूंगा कि सप्तमेश शुक्र और पंचमेश गुरु की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को नसीबदार, भाग्यशाली, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, पंचमेश गुरु और भाग्येश चंद्र की शुभ युति सप्तम भाव के अंदर गज केसरी योग नामक राजयोग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक, श्रद्धालु, तेजस्वी, प्रभावशाली, विद्वान, ज्ञानी जीवन साथी मिलता है। 11वां नियम, लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्र की शुभ युति सप्तम भाव के अंदर महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति को धनवान, यशवान, कीर्तिवान जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अभी मैं आपको 4 प्रकार के अलग अलग परिवर्तन योग बनाऊंगा। अगर ये 4 प्रकार के परिवर्तन योग बनते हो तो भी उत्तम कक्षा का जीवन साथी मिलता है। पहला, सप्तमेश शुक्र और भाग्येश चंद्र का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा, पंचमेश गुरु और सप्तमेश शुक्र का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी अच्छा खासा वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तीसरा, सप्तमेश शुक्र और लग्नेश मंगल का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। चौथा, सुखेश शनि और सप्तमेश शुक्र का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे। अशुभ फल कैसे मिलता है? सप्तमाधिपति शुक्र 11वें स्थान के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर विवाह भंग होने के योग बनते हैं। दूसरा नियम, सप्तम भाव के अंदर सूर्य ग्रहण या फिर कोई भी प्रकार का विष योग, संघर्ष योग, जड़त्व योग जैसे कोई भी अशुभ योग बनते हो और सप्तमाधिपति शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन ना बनाता हो तो भी विवाह में विघ्न होता है। तीसरा नियम, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो और सप्तमाधिपति शुक्र भी पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो भी विवाह में विघ्न होता है या फिर विवाह देरी होती है या विवाह भंग होता है। और आखिरी नियम, सप्तमाधिपति शुक्र अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, उसके बाद नवमांश में नीच का हो, उसके बाद षडबल में बलहीन हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो भी विवाह में विघ्न या देरी होती है। अगर मान लो हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में विवाह में विघ्न होता है तो हम क्या सलाह देते हैं? अगर मान लो कोई लड़का हो तो हम कहते हैं कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है तो इसका अर्क विवाह करके प्रथम विवाह के दोष को टाल देना चाहिए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर मान लो कोई लड़की की कुंडली में प्रथम विवाह भंग के योग हो तो हम सलाह देते हैं कि इस लड़की की पहली शादी भगवान विष्णु के साथ यानी कि कुंभ विवाह करके इसकी पहली शादी को टाल दिया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह किया जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि कुंडली के अंदर 7वें भाव से पहली शादी देखी जाती है, 9वें भाव से दूसरी शादी देखी जाती है और 11वें भाव से तीसरी शादी देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।